बगैर किसी देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला चैप्टर हमारा मात्रक है, चैप्टर वाइज करेंगे इसको पूरा का पूरा। मैं आपको चैप्टर भी बताता रहूंगा। पहला चैप्टर हमारा मात्रक रहेगा, यूनिट्स रहेगा, और यूनिट्स के सवाल ये रहे आपके सामने। कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है, बताइए। दीप्त तीव्रता का मतलब है ज्योति तीव्रता। दीप्त तीव्रता से यहां मतलब है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है, एक बार आप सभी बताइए। बहुत अच्छा, शानदार उत्तर आप सभी का। और ये है कैंडेला। चलो अब मुझे बताइए कि जूल किसका मात्रक है। तो चाहे आप कार्य उठाइए, चाहे आप किसी भी तरह की कोई ऊर्जा लीजिए, कार्य, ऊर्जा या ऊष्मा, यानी कि आप चाहे वर्क की बात करिए, चाहे आप एनर्जी की बात करिए, चाहे आप हीट की बात करिए, सभी की यूनिट क्या रहती है, जूल ही रहती है। किस तरह की ऊर्जा, किसी भी तरह की ऊर्जा आप उठा लीजिए। तो एक मात्रक याद करना मतलब कई सारे मात्रक आपको अपने आप ही याद होते हुए चले जाएंगे। एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर है आपका विद्युत धारा का। एम्पियर है विद्युत धारा का, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। बहुत अच्छा उत्तर है आप सभी का, एकदम बढ़िया। अगला सवाल देखिए, समय कितना लगेगा। तकरीबन 3 घंटे। वो थोड़ा सा आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे तकरीबन 3 घंटों में आपके लगभग 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा कोई बातें नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, डायरेक्टली टू द फोकस हम कंटेंट पे रखेंगे। मात्रक फुट जो है निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है, बताइए। फुट किस प्रणाली से संबंधित है। वेरी गुड। तो फुट आपका संबंधित है एफपीएस से, क्योंकि एफपीएस में क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है फुट, वजन का मात्रक होता है आपका पाउंड, और समय का मात्रक होता है आपका सेकंड। तो ये हो गया आपका फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है, तो फुट किससे संबंधित है, आपका एफपीएस प्रणाली से संबंधित है। बाकी सीजीएस का मात्रक मतलब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एमकेएस का मतलब आप जानते होंगे, मीटर किलोग्राम सेकंड। और एसआई प्रणाली तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है ही। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से क्या सवाल आ सकता है, मेरा प्रश्न आपसे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स की संख्या कितनी है, बताइए। बहुत अच्छा उत्तर आप सभी का। मूल मात्रकों की संख्या 7 है। अच्छा, व्युत्पन्न बताइएगा जरा, व्युत्पन्न मात्रक कितने हैं आपके। व्युत्पन्न मात्रक यानी कि ड्राइव्ड यूनिट्स, बताइए ड्राइव्ड यूनिट कितनी है। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या 2 है। अच्छा, चलो तो फिर संपूरक मात्रक बता दो। अगर व्युत्पन्न 2 हैं तो संपूरक मात्रक कितने हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी है। भैया जी संपूरक मात्रक होते हैं 2, जो आप 2 उत्तर कर रहे हैं ना, ये संपूरक का है। संपूरक कौन कौन होते हैं आपके, रेडियन है और एक स्टे रेडियन है। रेडियन प्लस स्टे रेडियन। ठीक है, ये 2 आपके होते हैं संपूरक मात्रक। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या अनंत है, ये तो बहुत सारे हो सकते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है। तो याद रखेंगे एसआई पद्धति को 3 भागों में बांटा जाता है। मूल मात्रक जिनकी संख्या 7 है, संपूरक मात्रक जिनकी संख्या 2 है, व्युत्पन्न मात्रक जिनकी संख्या अनंत है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखिए। हम अक्सर व्युत्पन्न मात्रक में और संपूरक मात्रक में कंफ्यूज होते हैं, जो कि आपको नहीं होना है। चलो अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन व्युत्पन्न मात्रक को दर्शाता है। तो व्युत्पन्न मात्रक को समझने के लिए आपको यह समझ में आना चाहिए कि वो कौन है जो किसी और की मदद से बन रहे हैं, कौन कौन से इनमें व्युत्पन्न मात्रक हैं। मीटर, किलोग्राम, एम्पियर, ये तो भाई आपके 7 के 7 मतलब उन 7 में से ही है, मूल मात्रकों में से, उन 7 मूल मात्रकों में से हैं, तो ये तो नहीं है। केल्विन, मोल, एम्पियर, ये भी नहीं है। मीटर, सेकंड, किलोग्राम, ये भी नहीं है। वोल्ट, न्यूटन, जूल, ये सारे के सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका क्या होगा, डी। एक बार फटाफट से आप मुझे 7 के 7 मूल मात्रकों के नाम लिख के बता दो, उसके अलावा सब व्युत्पन्न ही हो जाएंगे, थोड़ा पढ़ना आसान हो जाएगा। 7 मूल मात्रकों के नाम लिख के बता दो। मूल मात्रक कौन कौन से हमारे साथ। पहला मूल मात्रक है हमारा मीटर है, दूसरा किलोग्राम है, तीसरा सेकंड है, चौथा केल्विन है, अगला मोल है, और एक आपका एम्पियर है। आगे कौन बचा, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, मोल हो गया। फटाफट बताइए कौन सा मात्रक बच गया एक साथ। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, मोल, एम्पियर, और एक बच गया आपका कैंडला। तो ये 7 के अलावा सभी कैसे हैं, ये 7 आपके मूल मात्रक हैं, फंडामेंटल यूनिट हैं, बाकी सारे के सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप में इन तीनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, ऊष्मा की ऐसा यूनिट बताइए फटाफट से सभी। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक। हाँ जी, तो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जो है वो क्या रहेगा, जूल रहेगा। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अर्ग किसका मात्रक है। देखो, आप चाहे कार्य उठाओ, फिर से वही बात है, कार्य उठाओ, ऊर्जा या ऊष्मा,
यानी कि आप या तो वर्क कहो या हीट कहो या एनर्जी कहो, इन सभी के सातों के मात्रक, इन सभी तीनों के मात्रक सीजीएस मात्रक, अगर इनके सीजीएस मात्रक देखोगे तो वो अर्ग हो जाएगा। जिनका एसआई मात्रक जूल है, जिन भी राशियों का एसआई मात्रक जूल है, उन सभी राशियों का सीजीएस मात्रक जो रहेगा वो क्या रहेगा? अर्ग रहेगा। इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, एक जूल में कितने अर्ग? बताओ, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? एक जूल में कितने अर्ग हैं? बहुत अच्छा, एक जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, कैलोरी किसका मात्रक है? कैलोरी खाने से मिलने वाली ऊर्जा का है, तो ऊर्जा का ही, लेकिन कौन सी का? खाने से मिलने वाली ऊर्जा का मात्रक। ठीक है। वॉट किसका मात्रक है? वॉट शक्ति का मात्रक है, पावर का मात्रक है। एक रिलेशन कैलोरी से संबंधित और क्या देखो आता है, कैलोरी से संबंधित रिलेशन आता है कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। 1 कैलोरी इक्वल्स टू हाउ मेनी ऑफ जूल्स? बताइए, एक कैलोरी में कितने जूल हैं? बहुत अच्छा आप सभी का 4 पॉइंट, कुछ साथी 8 कह रहे हैं। 4.8 नहीं होता, एग्जैक्ट तो होता है 4.18, अप्रॉक्स में आप इसको 4.2 जूल कह सकते हैं। अप्रॉक्स ये है, एग्जैक्ट आपका ये रहेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो भाई। मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी ने बड़ी मेहनत सुबह से की है, लगातार आपको 4 से 5 घंटे तकरीबन होने वाले हैं। एक बहुत बढ़िया मेहनत आपने की है, थोड़ी थकान भी ऐसे समय पे हो जाती है, इसीलिए शायद आप ब्रेक आदि की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ब्रेक हमने लिया तो एक मोमेंटम टूटेगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने सामने कुछ खाने पीने का रखें, क्योंकि अभी के जो एक एक मिनट है ना हमारा, ये आपको जब क्लास लास्ट मोमेंट पे होगी जब ज़्यादा फायदा देगा। अभी हम जितना क्लास को डिले करेंगे तो ये लास्ट तक उतनी ही डिले होगी, फिर आपको ज़्यादा लेट नाइट तक पढ़ना पड़ेगा, आपको रिवीजन का समय भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए अभी जितना हम जल्दी कर लेंगे थोड़ा सा आपको शाम में फायदा हो जाएगा। वेबर किसकी इकाई है? ये बड़ी कंफ्यूजिंग यूनिट है। तो जहां वेबर आया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी? बताइए, बताओ बताओ बताओ। मैग्नेटिक फ्लक्स, बहुत बढ़िया। चलो, तुमने कहा वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, चुंबकीय प्रवाह की यूनिट है। ठीक, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ चुंबकीय क्षेत्र की क्या यूनिट है? चलो, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट तो वेबर हो गई। मैं आपसे पूछता हूं चुंबकीय क्षेत्र की क्या यूनिट होती है? ये एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको। मैग्नेटिक फील्ड की क्या यूनिट होती है? बताइए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है? बहुत अच्छा, यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और भाई ये मात्रक है आपका टेस्ला। इस चीज को अलग याद रखो कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेगा, अगर मेरे से मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा तो मेरा उत्तर टेस्ला होगा। बट अगर मुझसे वो बात करेगा फ्लक्स की, या हिंदी में प्रवाह, प्रवाह को वो कभी कभी ऐसे भी लिख देता है, फ्लक्स भी लिख देता है, तो मेरा उत्तर वेबर होगा। और वेबर भी चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा यूनिट तो वेबर है। अगर इसी की सीजीएस यूनिट पूछने लगे, अगर चुंबकीय फ्लक्स की सीजीएस यूनिट पूछने लगे, बताइए। आपकी क्लास का मजा ही कुछ और है, इसलिए मैं आ गया, वरना रेस्ट चाहिए था 10 मिनट का। देखो दोस्त, खैर आप जो मेहनत कर रहे हैं सच में ये काबिल तारीफ है, बट मैं आपसे इतना वादा करूंगा कि क्लास में आपको किसी भी मोमेंट पे ऐसा नहीं लगेगा कि आपने जो इस क्लास को एक क्षण भी दिया वो आपका वेस्ट हो गया। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने साथ, तो मेरा भी एक फर्ज है कि मैं आपके साथ मेहनत करूँ। हाँ, यहाँ यहाँ सबके उत्तर थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, कुछ गॉस कह रहे हैं, कुछ मैक्सवेल कह रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत कम, मतलब ऐसा है कि जब भी मैं इसे पूछता हूँ तो इसमें अलग ही उत्तर आते हैं, लेकिन आज के बाद आपका एक ही उत्तर रहेगा सभी का। देखो भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स की सीजीएस यूनिट जो है ना वो मैक्सवेल है। ठीक है, मैक्सवेल। अच्छा, अब आप जो कह रहे हो गॉस, भैया वो चुंबकीय क्षेत्र की सीजीएस यूनिट है गॉस। तो 4 यूनिट याद रखनी है आपको। अब कौन कौन सी हैं? एक तो गॉस है, एक टेस्ला है, एक मैक्सवेल है और एक वेबर है। 4 की चारों याद रहेंगी। फ्लक्स की बात करेगा, ऐसा यूनिट वेबर है, सीजीएस यूनिट मैक्सवेल है। चुंबकीय क्षेत्र की बात करेगा तो टेस्ला है और गॉस है। कुछ आप ट्रिक भी बना सकते हो कुछ आप ट्रिक भी बना लो यार। गांव में जैसे एक शब्द होता है तसला, पता नहीं आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है। आप ऐसे याद कर लो कि भाई तसला होती है वो एक मतलब बर्तन सा होता है ना, जिसको परात भी बोलते हैं। पता नहीं मुझे आपके यहाँ देसी भाषा में क्या बोलते होंगे। तो ऐसे याद रख लो कि भाई गैस करो इस तसला में कितना चुंबकीय क्षेत्र है। ट्रिक बना लो, गैस करो इस तसला में कितना चुंबकीय क्षेत्र है। तो क्या करना है? गैस करना है इस तसला में कितना चुंबकीय क्षेत्र है, बस हो गया। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ी हुई तो ये 2 यूनिट है। ठीक है, और उसके अलावा वेबर और मैक्सवेल, वेबर और मैक्सवेल फ्लक्स की यूनिट है। ये लो, हो गया। कुछ भी ट्रिक आप बना लो इनके लिए, लेकिन ट्रिक के साथ याद रखो आप इनको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करके दिखा दो सभी। हाँ जी, क्वेश्चन कहता है कि विकृति की इकाई क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विकृति की इकाई क्या है? स्ट्रेन की यूनिट क्या है? कुछ साथी सी की तरफ है, कुछ साथी डी की तरफ है, लेकिन अच्छे से याद रखिए विकृति की कोई इकाई नहीं होती है। विकृति की कोई भी इकाई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। विकृति एक मात्रकहीन, इकाईहीन, विमाहीन राशि है। विमाहीन, मात्रकहीन राशि है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। स्ट्रेन जो है आपकी वो यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक। अच्छा, मेरा आपसे प्रश्न है, कुछ ऐसी और राशियां बताइए जिनकी यूनिट नहीं होती है।
वो भी तो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं, कौन बताएगा जरा, देखें, जिनकी कोई यूनिट नहीं है। चलो एक मैं बताता हूँ, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि आपका अपवर्तनांक है, इनको डायरेक्टली याद रखो। अभी बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, वो क्यों वाला समय होता है जब हम बैच में पढ़ रहे होते हैं, खूब सारा टाइम है, अभी लिमिटेड टाइम है, अभी काम है कि भाई एग्जाम में काम हो जाए। अभी ज्ञानी नहीं बनना, ज्ञानी बनेंगे अपना आराम से एग्जाम में। स्ट्रेस डेंसिटी, जरूर। ओ भैया महाराज, स्ट्रेस तो यार क्या कह रहे हो तुम, स्ट्रेस की तो अच्छी खासी यूनिट है यार। प्रतिबल, स्ट्रेस की हिंदी है प्रतिबल, प्रतिबल का तो मात्रक है यार, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक है। हाँ, घनत्व नहीं कहोगे, सापेक्षिक घनत्व कहोगे, ठीक है, सापेक्षिक घनत्व कहो यार, घनत्व मत कहो। अच्छे अच्छे से जवाब दो, सापेक्षिक घनत्व, जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। सापेक्षिक घनत्व, घनत्व का तो मात्रक है यार, यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन है। एक है घनत्व, एक है सापेक्षिक घनत्व। घनत्व का तो मात्रक है केजी पर मीटर क्यूब, सापेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं है, ये चीजें याद होनी चाहिए। अगला सवाल देखो, सवाल कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो वर्ष लगा है इसलिए आपको लग सकता है समय की इकाई है, और यही बात इस क्वेश्चन को थोड़ा सा खास बना देती है। जरा आपका उत्तर जाने। सभी एक ही तरफ है, प्रकाश वर्ष दूरी का है। अच्छा, कौन सी दूरी का है भाई, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, इसको यहां लिख देते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। कोई मुझे बताएगा कितनी होती है ये, चलो वेरीफाई कर दो, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर होती है क्या। इसमें कंफ्यूजन सिर्फ ये है कि वर्ष लगने से ऐसा लगता है जैसे समय की इकाई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ और यूनिट में आपसे पूछता हूं, जैसे एक तो ये हो गई आपकी प्रकाश वर्ष हो गई, एक दूसरी यूनिट में आपसे पूछ रहा हूं जिसको बोलते हैं हम खगोलीय दूरी। ये 3 मात्रक हैं जो एक साथ चलते हैं, खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बताओ, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, एक खगोलीय दूरी में कितने मीटर होते हैं, कौन बताएंगे। भैया मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ पड़ा है, खड़ा हो ही नहीं पाऊंगा मैं, उसके लिए माफी चाहूंगा, सॉरी। प्लीज 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 थोड़ा सा आप ऐसे मैनेज करें, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा खड़े होके। 1.5 इंटू 10 to the power 11, बहुत बढ़िया उत्तर। 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। उसके अलावा आप मुझे बताइए कि एक और मात्रक होता है जो कि है पारसेक। एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं, बताइए, एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं। एक पारसेक में कितने मीटर, तो ये है आपके 3 गुणा 10 की पावर 16, लगभग 3 गुणा 10 की पावर 16 पारसेक। आप देखो, एक सेकंड, पारसेक की खासियत क्या है, यहाँ कितनी पावर है 11, यहाँ कितनी है 15, यहाँ कितनी है 16। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। एक ये भी सवाल आएगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। कितने क्वेश्चन कवर हो गए, 1 2 3 और एक 4, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हमारे कवर होते हुए चल रहे हैं। एक और सवाल देखो इसी में, पांचवा, एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक भैया ने लिख दिया। क्या सवाल है कि एक पारसेक में कितने लाइट ईयर, तो एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं, 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, ठीक। चलो, ग्रुप डी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्लास है, आप निश्चिंत रहिए। ध्वनि की इकाई क्या है, द यूनिट ऑफ साउंड इज, बताइए, साउंड की क्या यूनिट होगी। ध्वनि की क्या इकाई है, तो देखो बात है कि ध्वनि में किस चीज की, मतलब ध्वनि की किस चीज की इकाई है, तो प्रॉपर ये सवाल ऐसे होना चाहिए कि भाई ध्वनि के आयाम की इकाई क्या है, या प्रबलता की इकाई पूछे वो। आयाम से भी अच्छा रहेगा जब वो पूछे प्रबलता की, यानी कि यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड। तो लाउडनेस को किससे मापते हैं, लाउडनेस को मापते हैं हम डेसीबल से, ठीक। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि WHO के अनुसार मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए उच्चतम ध्वनि का स्तर क्या है, यानी कि भाई इंसान ना इतने तक की ध्वनि सुने, इससे ज्यादा ध्वनि सुनेगा तो वो इरिटेटिंग हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। उच्चतम ध्वनि का स्तर क्या है WHO के अनुसार, बताइए। हाँ हाँ हाँ, कुछ 20 से 20 हजार हर्टज कर रहे हैं, अरे भाई वो तो आवृत्ति है, जो आप 20 हर्टज से 20 हजार हर्टज कर रहे हो वो तो आवृत्ति है। WHO के अनुसार डेसिबल में 80 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य अधिकतम सुन सकता है, अगर डेसिबल में उत्तर होगा, हर्टज में उत्तर होगा तो ये कहोगे, ये आवृत्ति है, ये प्रबलता थोड़ी है, ये तो आवृत्ति है यानी कि फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बताइए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की क्या यूनिट है।
तो आप सभी का उत्तर है ओम। बहुत अच्छा। ओम जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट है, वॉट जो है वो पावर की यूनिट है, आप सभी जानते ही हैं। कूलाम जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज की यूनिट है, आवेश की यूनिट है। और न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है, फोर्स की यूनिट। अच्छा, एक बार स्पीड के बारे में बताओ। स्पीड ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा तेजी से या बहुत स्लो तो नहीं चल रहे हैं हम? एक बार आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए प्लीज़। सवाल देखो। अच्छा, थोड़ा सा फास्ट चल सकते हैं हम, बाकी स्लो नहीं है ना। चलो फास्ट का तो अभी देख लेंगे जो आपके रिस्पॉन्स होंगे, बाकी बस स्लो नहीं होने चाहिए, मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं होने चाहिए बस। चलो ओके है, बहुत बढ़िया। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? बताइए। तो चुंबकीय फ्लक्स, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट वेबर होती है। ठीक है। बाकी फैराड किसकी यूनिट होती है? फैराड होती है विद्युत धारिता की यूनिट होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड होती है। हेनरी किसका मात्रक है? हेनरी मात्रक है प्रेरकत्व का, यानी कि इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी हो जाएगी। पास्कल आप जानते हैं प्रेशर की यूनिट है, यानी कि दाब की यूनिट पास्कल होती है। क्लियर है सभी को? ठीक है। आर्मी जीडी वाले बिल्कुल देखिए, एक अच्छी क्लास है आपके लिए। 150 क्वेश्चनों का कलेक्शन, पूरा चैप्टर आपका फिनिश होगा, बिल्कुल जरूर देखिए। बहुत बढ़िया। चाय पी रहे हो चुपके चुपके? नहीं यार, चुपके चुपके मैं टेबल के अंदर जाके चाय पिए भाई, बताओ। और चाय को यार मैं मदिरा पान तो कर ही नहीं रहा जो चुपके चुपके पीऊंगा भाई। असल में अभी मैम का टारगेट जो था ना वो 2 बजे तक क्लास लेने का था, तो 1 बज के 20 मिनट पे जस्ट मैंने खाना मंगाया ही था, इतने में कॉल आ गई थी कि मैम के क्वेश्चन खत्म हो गया, आप आ जाइए। तो मैं तो खाना छोड़ के आया था, इसलिए चाय मंगाई है जिससे थोड़ी सी भूख शांत हो जाए। हाँ हाँ यार, ये भी कोई मदिरा पान थोड़ी है जिसको मैं तुमसे चोरी छुपे करूंगा। विमीय विश्लेषण के उपयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित से किन भौतिक राशियों के युग्म की विमाएं समान है। देखिए विमाएं और मात्रक एक ही बात है, बस आप मुझे ये बता दो कि मात्रक किसका समान होगा। मात्रक किसका समान है? बहुत सारे साथियों का बी उत्तर है। चलो मैं पूछता हूँ कार्य और शक्ति। भैया कार्य का मात्रक तो है जूल, क्या शक्ति का मात्रक जूल होता है? नहीं यार, शक्ति का मात्रक तो वॉट होता है। जिनके मात्रक समान होंगे उनकी विमाएं समान होंगी। गुप्त ऊष्मा और गुरुत्वीय विभव। अब गुप्त ऊष्मा का मात्रक बताओ तो मुझे। देखो गुप्त ऊष्मा का मात्रक रहेगा जूल पर किलोग्राम, याद रखना। और गुरुत्वीय विभव का भी मात्रक जूल पर किलोग्राम ही रहेगा। ये आपके लिए एक नया सवाल है। सेशन में आपको कुछ नए सवाल भी मिलेंगे, नए सवाल मिलने से घबराना नहीं है। हाय तौबा नहीं करनी है भैया, कभी नहीं पढ़ा, पहली बार आ गया। हर क्लास का उद्देश्य है कुछ नई चीज़ें भी लेकर आना है, कुछ नई चीज़ें सिखाना भी है। अगर मैं आपको केवल खुश करना चाहूँ तो मुझे पता है मैं बिल्कुल आसान आसान सवाल लाऊंगा, आप खुश हो जाओगे। लेकिन बात सिर्फ खुश करने की नहीं है, बात है कि जो आप अपना समय यहाँ पर दे रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। तो 2-4 नए सवाल भी मिले, घबराना मत, याद कर लेना, ठीक है। विमाएं समान, बल और बलागुण की कैसे होंगी भाई? बल का मात्रक तो न्यूटन है, ठीक है, और बलागुण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसमें न्यूटन के साथ मीटर भी जुड़ जाता है, न्यूटन और न्यूटन मीटर, 2 मात्रक होते हैं। चलो अगला सवाल देखिए। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो भैया कौन दबाते हैं हमें? हमें हमारे बैरी दबाते हैं। बैरी कौन होते हैं? शत्रु। बैरी हमें हमारे दबाने का काम करते हैं। ये तो सबको ट्रिक से याद होंगे। अच्छा, कौन कौन ऐसे साथी हैं जिन्होंने मेरी मापक यंत्रों की ट्रिक वाली क्लास ली हुई है, जिसमें उनको सारे मापक यंत्र याद हो चुके हैं? जैसे हमने ओडोमीटर के लिए पढ़ा था कि अगर कार, कई सारी कार खड़ी हो तो ऑडी कार सबसे ज्यादा दूरी तक जाएगी, तो दूरी मापने के लिए किस कार का उपयोग होगा? ऑडी कार का, मतलब ओडोमीटर का। थर्मोमीटर तो आप जानते ही हैं, तापमान मापने के काम में आता है। बीएसएफ आरओ के लेवल की नहीं है दोस्त, मैं फालतू आपको लाइव काउंट बढ़ाने के लिए बोल दूं। बीएसएफ आरओ आरएम के लिए नहीं है उसका लेवल थोड़ा ज्यादा रहेगा। सवाल कहता है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए देखो, अच्छा चलो पहले आप कर लो उत्तर, मुझे पता है थोड़ी बहुत तो गलती करोगे, और पहले वो गलती कर लोगे तब ज्यादा बेहतर सीखोगे। हम्म कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका सभी एक जैसा उत्तर करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका सभी अलग अलग उत्तर करते हैं। जिनके आप अलग अलग उत्तर करते हो मैं समझ जाता हूं। सुनो, अगर दिशा की बात आए, धारा की दिशा की बात आए, या धारा का पता लगाने की बात आए, मतलब कि डिटेक्शन की बात आए, तो आपको किसका नाम लेना है? गैल्वेनोमीटर का। अगर धारा की दिशा की बात आए या धारा के पता लगाने की बात आए तो गैल्वेनोमीटर, और मापने की बात आए तो अमीटर। अगर धारा मापन की बात आए, अगर करंट के मेजरमेंट की बात आए तो आपको उत्तर करना है अमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, गैल्वेनोमीटर मापता नहीं है। तुम गैल्वेनोमीटर को लाए, तुमने पूछा भैया क्या करोगे, इसने कहा कुछ नहीं करूंगा, केवल देखूंगा बैठ के कि धारा कहां जा रही है या नहीं है, सिर्फ इतना सा काम करेगा ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है एमीटर है, हाइग्रोमीटर है, स्प्रिंग तुला है, बैरोमीटर है, और किस राशि को मापते हैं? तो एमीटर तो क्लियर है बिल्कुल कि धारा को मापेगा, यानी ए का 3। ऐसे सवालों को ऐसे ही करते हैं। पहले देखो ए का 3 कहां है,
ए का 3 मतलब ए पहले नंबर पे ना। अच्छा ए का 3 कहाँ है? ए इसमें है ना केवल 3, ये लो इसी से काम बन जाएगा, बाकी कुछ तो देखना भी नहीं है। ए का 3 कहाँ मिलेगा आपको? बी ऑप्शन में मिल रहा है बस, बाकी भी पढ़ लो आप। हाईग्रोमीटर क्या मापता है? हाईग्रो मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था कि जैसे मान लो आप एक पहाड़ पे चढ़ रहे हो और इधर आप चढ़ रहे हो खूब खुश होके, और इधर आपका दोस्त लेकिन परेशान क्यों? इधर आ रही है सूखी हवा, इधर आ रही है ठंडी ठंडी हवा। ठंडी हवा का मतलब आर्द्र हवा, मॉइस्चराइज एयर। तो हाई कौन ग्रो करेगा? ऊंचा कौन ग्रो करेगा? जिसको मिलेगी ठंडी ठंडी हवा। तो हाईग्रोमीटर क्या मापता है? हाईग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है, सापेक्षिक आर्द्रता कहिए, आर्द्रता। बी का 4 होगा उसमें अपने आप ही। बाकी बैरोमीटर क्या मापता है? दाब मापता है, और स्प्रिंग तुला जो मापती है वो भार मापती है। देखिए आपने स्प्रिंग तुला किसी ने, अरे गांव में खूब यार भूसे की गड्डी लेके स्प्रिंग तुला पे नहीं तोलते हैं। मुझे नहीं पता आप सभी ने वो चीज़ देखी या नहीं, लेकिन भूसे की गड्डी लेके खूब ऐसे ऐसे तोलते हैं। कुछ तोप चीज़ नहीं है, वही स्प्रिंग तुला है यार, सब चीज़ें सामने हैं। अगला सवाल देखो, कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल। क्या याद है आपको वो दिन जब संडे को शक्तिमान आने वाला होता था, लेकिन हवा की गति से हमारा एंटीना खराब हो जाता था? तो एक भाई यहाँ खड़ा है, एक भाई यहाँ टीवी के सामने खड़ा है, एक तुम्हारा दोस्त यहाँ घर के आंगन में खड़ा है, ये इसको सेट करेगा, है ना? और यहाँ जब टीवी पे ठीक सिग्नल आ जाएंगे, ये कहेगा रोक दे, ये इसको कहेगा रोक दे रोक दे, सबको दिन वो याद होंगे। तो एंटीना की जो सेटिंग थी वो हवा की गति की वजह से बिगड़ जाती थी। तो एंटीना का संबंध किससे है? हवा की गति से, ऐसे याद रख लोगे। एमीटर का ये तो ठीक है बिल्कुल, उसने पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। एमीटर विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। टैकोमीटर, इसको टैकोमीटर पढ़ लो आप, ये दाबांतर को मापता है नहीं। टैकोमीटर है जो मापता है किसी भी गाड़ी के आरपीएम। आरपीएम क्या होता है? रोटेशन पर मिनट। एक मिनट में कितने चक्कर कोई भी पहिया ले रहा है, ये टैकोमीटर मापता है। तो प्रेशर को थोड़ा ना मापता है, प्रेशर को तो बैरोमीटर मापता है। पायरोमीटर उच्च तापमान मापता है, बिल्कुल ठीक बात है, इस चीज को आप याद रखेंगे। हाँ भाई वाह, आप तो उसी जमाने से हैं, धूप में जब पैर जलते थे, लेकिन मतलब एक अलग ही आनंद था उस चीज़ का भी। घर में पिट लेते थे, 2 बात सुन लेते थे, थोड़ी बहुत डांट उट भी खानी पड़ जाए, लेकिन भाई वो शक्तिमान नहीं छूटना चाहिए, एक अलग ही क्रेज था उस टाइम पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? बताइए कौन एक सदिश राशि है? समय, तापमान, दूरी, वेग। देखिए समय, तापमान और दूरी ये सभी अदिश राशियां हैं, ये सभी स्केलर क्वांटिटी हैं, लेकिन वेग एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखो अगर आप मुझसे पूछो इन सभी को याद रखने की कोई एक ट्रिक बता दो, तो कोई एक ट्रिक में तो कवर नहीं होती हैं। अगर आप याद करना चाहते हो तो थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग ट्रिक याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि राशियां बहुत सारी हैं। पहली ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, नंबर 1 ट्रिक। पहले बताओ सारी की सारी मूल राशियां याद हैं? सात की सातों जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं सारी याद हैं? अगर हाँ तो सारी मूल राशियां अदिश हैं, सारी मूल राशियां अदिश हैं, सात की सातों अदिश हैं। दूसरी ट्रिक देखो, जिसके पीछे वेग लगा हो, जिसके पीछे वेलोसिटी लगी हो, वेग है, संवेग है, आवेग है, हिंदी में ट्रिक बन सकती है इसकी, तो वो सारी की सारी सदिश राशियां हैं, ठीक है? ऐसे याद रख लो, जिसके पीछे भी वेग लगा होगा वो सारी की सारी सदिश राशियां हैं। एक ट्रिक और बता रहा हूं, एक चैप्टर है आपका कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, याद है आपको? इसमें सारी सारी ना इंपॉर्टेंट कवर हो जाएंगी। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये तीनों की तीनों अदिश हैं। ये तीनों की तीनों कैसी हैं? स्केलर हैं। पूरा चैप्टर स्केलर राशियों का है, तो बहुत सारी राशियां आपकी ऐसे ही धीरे धीरे कवर होती हुई चलेंगी। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बताओ। मैंने कहा जिसके पीछे वेग लगेगा वो तो सदिश होगी, वेक्टर होगी, तो ये वेग लग गया, वेग लग गया, ये तो होंगी नहीं। अब देखो बल का तो यार सबको पता है, बल के लिए तो दिशा चाहिए ही चाहिए, कुछ को समझो भी, बल के लिए तो दिशा चाहिए चाहिए, किसी दिशा में ही तो बल लगाओगे, और जिनको दिशा चाहिए वो सारी सदिश राशियां हैं। तो भाई बल तो एक सदिश राशि है, ठीक है? बल कैसी है? एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। अदिश राशि पूछी है, वो कौन है? द्रव्यमान, यानी कि मास, ठीक है? अच्छा, द्रव्यमान से मिलती जुलती एक राशि और है जिसका नाम है भार, यानी कि वेट। बताओ भार एक कैसी राशि है, वेट एक कैसी क्वांटिटी है? भार एक कैसी राशि है, वेट एक कैसी क्वांटिटी है? तो वेट एक सदिश राशि है, याद रखना। द्रव्यमान अदिश है, भार सदिश है। द्रव्यमान अदिश है जबकि भार आपकी सदिश है, यानी कि वेक्टर है। क्लियर? बहुत अच्छे। अगला सवाल, एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति कैसी गति का उदाहरण है? ये सवाल थोड़ा सा रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप डी में भी पूछा गया था, हाल ही में भी ALP-CBT 2 हुआ था, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि भीड़भाड़ वाली सड़क पर बस की गति, भाई भीड़भाड़ वाली सड़क है, ऐसा थोड़ी है कि तुमने अगर 40 पे एक्सीलेटर ऐठा हुआ ड्राइवर ने तो 40 पे ही ऐठे रहेगा, चाहे भीड़ के ऊपर से चढ़ानी पड़ जाए, चाहे दुकानों के ऊपर से चढ़ानी पड़ जाए। अरे नहीं यार, भाई भीड़भाड़ वाली सड़क है, लोग वहां से निकल रहे हैं, तो कई बार स्पीड कम भी करनी पड़ेगी, खाली सड़क है तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये हमेशा ही एक असमान गति होती है। असमान गति का मतलब है तुम अपनी गति को समान नहीं रख पा रहे हो, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। अगला सवाल देखिए, गति के निम्न उदाहरणों में किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर है। वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार, वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार,
ये कार एक वृत्ताकार पथ पर चल रही है, मान लो ये कार यहां से चलती है, यहीं आ जाती है, आर इसकी त्रिज्या है, आर इसकी रेडियस है। ए ऑप्शन हो गया। इन सभी में दूरी और विस्थापन देख लेते हैं किसमें बराबर आएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो जहां से आप चले और वहीं आ गए, भैया विस्थापन क्या रहा, विस्थापन आपका नीलवटे सन्नाटा रहा, 0 रहा। और दूरी कितनी होगी, वृत्त की परिधि के बराबर, दूरी होगी 2πr। दोनों बराबर तो नहीं है, दोलन करता हुआ लोलक, भैया एक लोलक ऐसे दोलन कर रहा है ये, ठीक है, यहाँ से चला, दोलन का मतलब क्या होता है, यहाँ से चलेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहीं आ जाएगा। विस्थापन कितना हुआ, जहाँ से गए वहीं आके रुक गए, तो विस्थापन कैसा हो जाएगा, विस्थापन तो भैया 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूरी दूरी कुछ ना कुछ इसने चली है, जो भी हो हमें कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं होगा, सूर्य के गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, सूर्य के गिर्द घूमती हुई पृथ्वी तो यही उदाहरण है ना, विस्थापन 0 हो जाएगा, ये भी नहीं है। सीधी सड़क पर चलती हुई कार, देखो मान लो यहाँ से एक सड़क है, एक कार यहाँ से चली, मान लो तुम और तुम्हारी वो कार में जा रहे हैं, ऐसे कार यहाँ तक चली 20 किलोमीटर, तो भैया दूरी भी 20 किलोमीटर है, विस्थापन भी 20 किलोमीटर, दोनों ही 20-20 है, तो इस केस में दोनों कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। बताओ जरा भैया, क्लियर सभी को, दूरी और विस्थापन दोनों इस केस में केवल क्लियर होंगे, ठीक है। तो इससे एक छोटा मोटा सवाल आ सकता है, वैसे विस्थापन से संबंधित एक सवाल ये आएगा कि कोई भी वस्तु जहां से चल रही है वहीं आ रही है, उसमें ज्यादातर उदाहरण होते हैं गोल गोल घूमने के, गोल गोल घूमने वाले हर एक केस में विस्थापन 0 होगा, बस इतना सा आप इसको याद रखिएगा। चलो अगला सवाल, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, बताइए जी। एक सूत्र हम याद करते हैं कि विस्थापन की दर या विस्थापन के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बताओ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बी या डी। कुछ साथी वेग में कंफ्यूज है, कुछ साथी त्वरण में कंफ्यूज है। अरे भैया, विस्थापन के परिवर्तन की दर, विस्थापन बटे समय, महाराज विस्थापन बटे समय तो वेग कहलाता है, त्वरण क्या है, त्वरण तो वेग परिवर्तन की दर है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। विस्थापन की दर वेग है, वेग की दर त्वरण है, ऐसे याद रखना है। त्वरण तो वेग परिवर्तन की दर है, एक्सेलरेशन तो वेग परिवर्तन की दर है, दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। अगला सवाल, निम्न में से किस स्थिति में चाल और वेग का मान समान होगा, किस स्थिति में चाल और वेग का मान समान होगा, दोनों कब सेम रहेंगे, जब वस्तु दाएं से बाएं चले स्थिर हो, वस्तु सीधी रेखा में बिना दिशा बदले चले, या जब वस्तु वृत्त में चले। बताओ भाई, किसमें चाल और वेग का मान समान होगा, वस्तु दाएं से बाएं चले, वस्तु स्थिर हो, वस्तु सीधी रेखा में बिना दिशा बदले चले, जब वस्तु वृत्त में चले। आपका उत्तर किधर की तरफ है, देखो दाएं से बाएं का तो कोई मतलब नहीं है, जब वस्तु स्थिर हो, जब भैया स्थिर है तो फिर चाल काय को पूछ रहे हो, इसको इसलिए हटा देना, वस्तु रुकी हुई है तो कोई मतलब नहीं है। जब वस्तु सीधी रेखा में बिना दिशा बदले चले, बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था, जब वस्तु सीधी सीधी चलेगी तो चाल और वेग भी समान होंगे, दूरी और विस्थापन भी समान होंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी सब सेम होते हैं, ठीक। अगला सवाल देखिएगा, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है, स्थिति में परिवर्तन की दर। बताओ स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, अभी ये चीज मैंने आपको बताई है, तो बहुत अच्छा उत्तर आप सभी का। स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कह देते हैं। ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला सवाल है, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है। अब देखो लगने में ऐसा लगेगा जैसे बड़ा तोप सवाल है, इससे आसान सवाल कुछ नहीं है। जब भी वेग और समय ग्राफ पर रेखा का ढलान पूछे तो तुम वेग और समय का भाग कर देना, ठीक है, वेग बटे समय। अब बताओ क्या होगा, ये बिहार पुलिस का सवाल था, वेलोसिटी अपॉन टाइम, बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर है। वेग समय का ढलान क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। चलो अगला सवाल है, प्रक्षेप्य में गोली का पथ कौन सा होता है, प्रक्षेप्य गति में गोली किस तरह से चलती है। तो गोली कैसे चलेगी, आप यहां से गोली चलाएंगे, आपको लगता है कि गोली सीधी जाएगी, हाँ ना, गोली जाएगी ऐसे करके, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी भी तो नीचे खींच रही होगी। अगर तुम ये मान लो कि ग्रेविटी जैसी चीज नहीं है, तो न्यूटन सर हमारे किसी कोने में अपने सर को पैरों में छिपा के रो रहे होंगे, भाई ग्रेविटी भी तो कंसिडर करो। तो ये परवलाकार होती है हमेशा, ये रास्ता कौन सा है, हमेशा परवल है। परवलय के और उदाहरण क्या है, फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में परवलय के उदाहरण लिख दीजिए। और परवलय के उदाहरणों में शामिल है, पहला उदाहरण है आपका रॉकेट की लॉन्चिंग, रॉकेट का जो रास्ता है वो भी यही होता है। उसके अलावा गोली का छूटना तो हो ही गया, उसके अलावा फुटबॉल की गति, उसके अलावा भाला फेंकना, यानी कि जेवलिन का जो रास्ता होता है, जब आप जेवलिन थ्रो करते हो तो वो भी इसी रास्ते से जाता है। ये तमाम इसी के एग्जाम्पल हैं। अगला उदाहरण देखिए, प्रक्षेप्य गति का कुल समय क्या होगा यदि वस्तु को प्रारंभिक वेग और कोण थीटा पर फेंका गया है। देखो प्रक्षेप्य गति के सूत्र हैं, उनसे एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया है, इसलिए हमें प्रक्षेप्य गति को थोड़ा ध्यान से पढ़ना जरूरी है। मैं आपको तीनों सूत्र लिखवा दूंगा, तीनों आप याद कर लेना। देखो एक तो ऊंचाई का पूछा जाएगा, एक परास का पूछा जाएगा, रेंज का, एक समय का पूछा जाएगा। ये तो है ऊंचाई, ऊंचाई का क्या है, यू स्क्वायर, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है बस, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज का है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और इसका है
2u sin थीटा अपॉन जी, ये इसके फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2u sin थीटा अपॉन जी, टाइम पीरियड का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अभी तीनों को अच्छे से याद कर जाइएगा, बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं समझना है, अभी समय कम है। अभी कोशिश करनी है कि सीधे क्वेश्चन आपको पेपर में मिले और आप बेहतर उत्तर करके आ जाएं। अगला सवाल देखिए, रॉकेट किसके संरक्षण पर कार्य करता है? रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो बहुत अच्छा उत्तर है आप सभी का, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो रॉकेट लॉन्चिंग जो उदाहरण है, ये न्यूटन साहब की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। आप मुझे बताओ उसका दूसरा नाम क्या है, तीसरे नियम का अन्य नाम। रॉकेट का उड़ना न्यूटन साहब के तीसरे नियम का उदाहरण है, जिसका अन्य नाम क्या टाइप कर रहे हैं आप सभी? बहुत अच्छा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। वेरी गुड। क्रिया, आपकी टाइपिंग स्पीड बड़ी तेज है यार, क्रिया प्रतिक्रिया भी लिख दिया इतनी देर में। एक्शन रिएक्शन कहाँ प्रैक्टिस हो गई टाइपिंग स्पीड? अच्छा, वहाँ से। ठीक है ठीक है, अभी वही सोच रहे हो? अरे मेरा मतलब आपने किसी एग्जाम के लिए टाइपिंग की तैयारी की होगी ना, एक्शन रिएक्शन। अच्छा, इसी को हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, संवेग संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ। अबे यार क्या गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हो यार, बाबू बाबू ये कहने की चीज़ है यार। एक छात्र को ये बाबू बाबू शब्द जैसे शोभा देते हैं, मेरे मुंह को और पवित्र करवाते हो। अरे भाई मैं तो मतलब कह रहा था टाइपिंग स्पीड, आपने यार टाइपिंग वाइपिंग के एग्जाम की तैयारी नहीं की। चलो, तो रॉकेट किसके संरक्षण पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के पर, क्योंकि तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है, तुम्हारी सोच ना तुम्हें ले डूबेगी किस दिन, मैं सच बता रहा हूँ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यार, तुम सुन क्या रहे हो मुझे और खाम खाम बदनाम कर रहे हो। तो भाई थोड़ी सी तो सोच को सही रखो। वैसे वो भी ठीक था जो आपने सोचा है, कई बार टाइपिंग स्पीड बढ़ाने में मदद करते हैं। देखो ये ना इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए किए हैं। वेरी गुड वेरी गुड, 12 से 1 बजे तक, हाँ वही 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 वाला समय, प्रैक्टिस होती है ना उस टाइम पे काफ़ी अच्छी। चलो, कोणीय वेग और रैखिक वेग में क्या संबंध है? कुछ सवाल आपको नहीं मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो कोणीय वेग का मतलब जब कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है, रैखिक का मतलब जब कोई वस्तु सीधी चल रही है। इनके बीच में संबंध है v बराबर आर ओमेगा। v क्या है? रैखिक वेग है। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। और r क्या है? r है रेडियस यानी कि त्रिज्या। ठीक है, r जो है वो है आपकी रेडियस यानी कि त्रिज्या। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा v बराबर आर ओमेगा। सीधे सीधे फॉर्मूले याद रखो। अगला सवाल देखिए, घूर्णन करती है गोल मेज पर, अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या फर्क पड़ेगा? कोणीय वेग का मतलब बताओ, मेज के घूमने की जो स्पीड है, मेज के घूमने की जो स्पीड है उस पर क्या फर्क पड़ जाएगा? तो आप सभी का अधिकतम उत्तर एक ही तरफ है, सीधी बात है। अगर उस पर कोई भी लड़का आकर बैठता है तो मेज के घूमने की स्पीड जो है वो घट जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस का सवाल है और लाया मैं इसलिए हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर है। ऐसे सवाल कॉमन सेंस वाले में लाता भी नहीं अगर ये प्रीवियस ईयर ना होता। यदि कोई वस्तु वृत्त में घूम रही है तो अपकेंद्रीय बल किस दिशा में कार्य करता है? बड़ी आसान सी बात पूछिए, अप माने बुरा, और बुरा आदमी हमसे दूर जाएगा। भाई हम चाहेंगे बुरा आदमी तो यार दूर ही जाए, तो अपकेंद्रीय वो है जो केंद्र से दूर जा रहा है यानी बाहर की ओर है। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, पी माने पास, सेंट्रीपिटल के पी माने पास, जो केंद्र के पास आ रहा है इंग्लिश वाले। सेंट्रीफ्यूगल मतलब दूर जा रहा है, तो जो भी दूर जा रहा है, जो भी दूर जा रहा है तो वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गति को आवर्ती गति कहा जाता है? विच मोशन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन? बताओ भैया, किस गति को आवर्ती गति कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन कहा जाता है? ऐसी गति जो एक ही दिशा में होती है, ऐसी गति जो समय समय पर एक ही स्थान से होकर गुजरती है, ऐसी गति जो समय समय पर अपने प्रारंभिक स्थान और अवस्था पर लौटती है, ये होती है आपकी आवर्ती गति। आवर्ती गति का मतलब होता है कि वह गति जो एक निश्चित समय के बाद अपने रास्ते को दोहरा रही है, जैसे पेंडुलम की गति। इसका उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे एक पेंडुलम। पेंडुलम कोई तो चीज़ नहीं है, छत से एक धागा बांधिए, धागे में एक पत्थर लटका दीजिए, बन गया पेंडुलम। उसको पकड़िए, यहाँ से छोड़िए, ये बार बार अपनी इस अवस्था को पार करेगा, यहाँ आने के चक्कर में आगे निकल जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, और अंततः यहीं आकर रुक जाएगा। यानी कि ये बार बार इस अवस्था को पार कर रहा है। तो जब एक वस्तु अपनी अवस्था को बार बार क्रॉस करती है तो उसको बोलते हैं आवर्ती गति। ठीक है, पीरियोडिक मोशन। झूला भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। दीवार घड़ी में लटका हुआ पेंडुलम हो सकता है, आजकल ये थोड़े विलुप्त होने की कगार पर है, मैं तो इनको बड़ा कम देखता हूँ आजकल। चलो अगला सवाल देखिए, आवर्तकाल का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या है? ये जो आपका पेंडुलम है, मान लो यहाँ पर ये जो मास लटका हुआ है, जो पत्थर लटका हुआ है, इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो मास है, मान लो वो है m, ठीक है, और इसके धागे की जो लंबाई है, जो इसकी लेंथ है वो l है, तो इसका जो टाइम पीरियड रहेगा, जो इसका आवर्तकाल रहेगा वो रहेगा 2 पाई रूट एल बाई जी। तो ये हो जाएगा आपका t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, t बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी। अगला क्वेश्चन देखो, समीकरण v बराबर u प्लस ए टी जानकारी देता है, बताइए जरा किस चीज की जानकारी हमें समीकरण v बराबर u प्लस ए टी देता है?
अब देखो ऐसे में कैसे पहचानोगे आप वेग समय का, इसको छोड़ो, कार्य को छोड़ो, वेग समय, वेग स्थिति, स्थिति समय, स्थिति वेग, तो आप में से ज्यादातर एक ही तरफ है, बहुत अच्छा है। देखो जैसे समीकरण है v बराबर u प्लस at, तो इसमें आप पहले और आखिरी शब्द को पकड़ लो किसी भी गति के समीकरण का। इस सवाल का उत्तर देने के लिए पहला शब्द है v, दूसरा शब्द है t। तो v क्या है आपका वेग और t क्या है आपका समय। तो वेग समय यानी कि वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी टाइम का ये एक कार्य है, ठीक है। अच्छा जी, आगे दूसरा है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसका बताओ ये गति का दूसरा समीकरण है, किस बारे में जानकारी देता है। और एक है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। एक साथी अभी कहते हैं मेरी जानकारी देता है, वही वाह क्या बात है, गजब, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। कूल, ऐसे ऐसे कूल लगते हैं ना, जैसे हम ऐसे कमेंट कर लेते हैं तो थोड़ा कूल लगते हैं हम, हाँ काफी कूल बात है ये। हाँ जी बताओ, दूसरा समीकरण विस्थापन और समय की जानकारी देता है। विस्थापन को कई बार वो स्थिति भी बोल देता है, ठीक है। और दूसरा वेग और विस्थापन की जानकारी देता है, यानी वेग विस्थापन को स्थिति भी कह देता है, तो वेग और स्थिति कह दीजिए, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की जानकारी आपको ये देता है। अगला सवाल देखिए, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। आप घोड़े पे बैठे हो, चलो घोड़ा छोड़िए, आप मोटरसाइकिल पे बैठे हो, मोटरसाइकिल को अगर आपका दोस्त एकदम से चला दे तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हो, है ना। तो उसका क्या कारण है बताइए। जड़त्व आगुण है, द्रव्यमान का संरक्षण है, विश्राम का जड़त्व है, गति का तीसरा नियम है। ध्यान से सुन के करेंगे इसका उत्तर। है मेरे प्यारे वतन, बिल्कुल ध्यान से आ जाओ भाई, एक बार चलेंगे यार, चलो। कुछ साथी सी कर रहे हैं, कुछ साथी डी कर रहे हैं, सी डी, कुछ साथी सी कहते हैं, कुछ साथी डी कहते हैं। अच्छा मुझे बताओ गति के तीसरे नियम, जो पहले डी वाले वो आ जाओ सामने मैदान में आ जाओ। गति के तीसरे नियम में कहाँ ये बात पढ़ी तुमने कि अश्वारोही गिर जाएगा, कूद जाएगा, हाय तौबा हो जाएगी, कहाँ पढ़ी थी भाई। गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। कोई चीज किसी पर बल लगाएगी तो न्यूटन जी ने समझाया कि भैया अगर कोई चीज किसी पर बल लगाएगी तो वही चीज उस वस्तु पर दूसरी दिशा में, अपोजिट दिशा में बल लगाएगी, सिंपल सी बात है। अब इसमें भैया दूसरी दिशा में बल कहाँ से आ गया, तुम घोड़े पे बैठे हो तो ऐसा है क्या कि घोड़ा तुम पे बल लगा रहा है, तुम घोड़ा को धक्का दे रहे हो, उतर उतर के चल घोड़े चल, भाई कहाँ से रिलेट कर रहे हो यार भैया। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का क्या मतलब है इसमें, ये तो जड़त्व का कारण है, और किसका कारण है, विश्राम का, रेस्ट का। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि जो वस्तु जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। कोई वस्तु भैया रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहती है। तुम घोड़े पे बैठे हो, घोड़े ने अचानक से चलना शुरू किया, तुम्हारे शरीर ने कहा कि ना मैं तो यहीं बैठूंगा, तो तुम एकदम पीछे को हो गए। बट शरीर को पता लगा यार तू तो घोड़े से चिपका हुआ है, भाई घोड़ा चलेगा तो तेरे को चलना पड़ेगा, लेकिन उस बात को समझने में तो 10 सेकंड लगे, उसमें तुम पीछे की तरफ आ गए, बस कहानी खत्म। तो विश्राम का जड़त्व हो गया, बड़ी सीधी सी बात है भाई। आप बस में बैठे हुए होते हो, अचानक से बस चले, पीछे की तरफ झटका लगे। जब भी किसी चीज पर आप सवार हैं और पीछे की तरफ आपको झटका लगे तो हर एक जड़त्व विश्राम का जड़त्व है, ठीक है भैया। विश्राम का जड़त्व है, इनर्शिया का रेस्ट है। ये तो हो गया पीछे की तरफ। अगर आपको झटका आगे की तरफ लग रहा है, वो कब लगेगा, जब कोई चलती हुई वस्तु रुकेगी, चलती हुई वस्तु अचानक रुकेगी, तो भैया जी वो होगा आपका गति का जड़त्व। आपको याद रखना है गति का जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, उसके अलावा हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। अगला सवाल देख लो, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है। भैया जी काहे को दौड़ रहा है, क्या दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है, हाँ जरूर। दौड़ने से कोई हीटर थोड़ी लग जाता है उसके अंदर यार, कैसे ऑप्शन दिए। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूरी तक तय करने में मदद करती है, छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं, बेकार की बात है, सीधा उत्तर है सी। कुल मिलाकर ये सारे के सारे जड़त्व से रिलेटेड है, सारे के सारे इनर्शिया से रिलेटेड है, ठीक। एक बहुत अच्छा उत्तर है आपका सी। अगला उत्तर देखिए, क्वेश्चन देखिए, बल का विमीय समीकरण क्या है। तो वैसे तो देखो आपके स्तर पे विमाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो विमा मैं आपको बता देता हूं। जैसे बल की देख जाओ, बल की विमा है ml की पावर -2। ढूंढो कहां है ml की पावर -2। विमा आपके स्तर पे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन रेलवे के एग्जाम में बल की पूछ ली है तो मैंने आपको बल की बता दिया, बहुत ज्यादा याद करने की इनको जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है। लगाओ भैया इसका उत्तर सही सही। तो ये है तीसरा नियम, बहुत बढ़िया। और तीसरा नियम क्या कहता है, गति का तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि जब भी आप किसी वस्तु पर एक बल लगाओगे आपको विपरीत दिशा में एक बल मिल जाएगा। कुछ साथी डी ऑप्शन कर रहे हैं, डी कैसे होगा भाई, सीधी बात है, ये थर्ड लॉ है आपका, तृतीय नियम है, तीसरा नियम है। अगला सवाल, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, बताओ वर्क किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए कार्य का सूत्र है एफ एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, बल विस्थापन और एंगल। तो कार्य निर्भर नहीं करता है, संवेग तो नहीं है इसमें, एफ पर भी कर रहा है, एस पर भी कर रहा है, थीटा पर भी निर्भर कर रहा है, कार्य संवेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलो अच्छा, लगे हाथों कार्य का मात्रक भी तो पढ़ ही लिया खैर हमने। तो मुझे बता दो कार्य का ऐसा ही मात्रक बताओ फटाफट से,
एसआई मात्रक बताओ, फिर सीजीएस मात्रक बताओगे और फिर उनके बीच में संबंध बताओगे। एक अच्छा प्रश्न तैयार हो जाएगा। जूल है, बहुत बढ़िया। सीजीएस मात्रक बताओ फटाफट से। चलो समय कम है, मैं लिख देता हूं अर्ग। और रिलेशन क्या है, 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ये सभी को पता होगा, 1 जूल में 10 की घात 7। नहीं भी पता है तो याद कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो कार्य कितना होगा? यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो कार्य कितना होगा? देखो कार्य होता है W बराबर एफ एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा कितना है आपका 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका कुल 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक, वेरी गुड। तो कार्य 0 होगा जब आपका कोण 90 डिग्री हो जाएगा। और कब कार्य 0 हो सकता है? तुम बहुत बड़े ताकतवर, तुमने घर की दीवार पे ताकत लगानी शुरू कर दी, दीवार टस से मस नहीं हुई, शाम तक तुम थक्के तक चकनाचूर हो गए, पसीने आ गए भयंकर वाले। तुमसे पूछा कितना काम करा, तुम कहोगे सुबह शाम तक करा, मैं कहूंगा नहीं तुमने कोई कार्य नहीं किया। अगर विस्थापन 0 है तो कोई भी कार्य नहीं होगा, याद रखना। कोई चीज जब तक गति नहीं करेगी तब तक उसका आंसर 0 होगा। देखो एक आदमी ने क्या लिख रखा है, एक बच्चे ने, देखो यार मैं तो उसकी आईडी देख रहा हूँ, पढ़ने में नंबर 1 ये। यार मुझे तो लग रहा है यार तुम सच में गधे हो, क्योंकि ये क्या लिखा है, ऐसे लिखो ना भैया, उसको सही कर लो, है ना। अगर तुम थोड़े से पढ़े लिखे गधे बनना चाह रहे हो ना तो उसको ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख लो गधा, ऐसे लिखोगे ना, ऐसे कहा लिख रहे हो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर तुम थोड़े पढ़े लिखे गधे लगोगे। हैं अरे तुम यार कहाँ से दिमाग लाते हो भाई, काहे को ऐसा कहते हो? न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, मिनिमम काम कब होगा बताओ, मिनिमम काम कब होगा? जब पिंड को एक नत समतल पर नीचे धकेला जाए, ऊर्ध्वाधर रूप से उठाया जाए, चिकने रोलर पर धकेला जाए, समतल क्षैतिज सतह पर खींचा जाए। मेरे हिसाब से अगर जैसे सिलेंडर है तो सिलेंडर को सबसे लाने का अच्छा तरीका क्या होता है, धकेल के ले आते हैं। अगर उसको आप धकेल के लाओगे तो सबसे कम काम होगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट आंसर आप सभी का बिल्कुल सी रहेगा, जब आप उस वस्तु को धकेल के लाओगे। सारे के सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला सवाल है, सिर पर लदी बाल्टी लेकर चलने पर व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? सिर पर लदी बाल्टी लेकर चलने पर व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? व्यक्ति के द्वारा पूछा है, व्यक्ति के द्वारा कैसा कार्य है बताओ, इसमें इंसान कैसा कार्य कर रहा है? अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, आपको लगता है 0, यार ऐसा तो नहीं है, 0 नहीं होगा। देखो व्यक्ति के द्वारा समझो आप, 0 कार्य कब होता है? जब आप सिर पर लदी हुई बाल्टी लेकर चल रहे हैं, ये आपने बाल्टी लाद रखी है, आप टिंगलिंग टिंगलिंग चल रहे हैं, आपके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, आपके द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। शून्य कार्य किसके द्वारा होगा? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, गुरुत्व द्वारा बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लो, याद कर लो, रट लो।